हेलो एवरीवन, दिस इज रमाश्र कुमार फ्रॉम BHU AG। और इस वीडियो में हम BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर को डिस्कस करेंगे। और यह पेपर 2020 का, इसमें आप देख सकते हैं, और सेट नंबर 3 है। मेनली इस पेपर में हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसका आंसर देखेंगे और साथ में उसका थोड़ा डिटेल देखेंगे। साथ में ही आपको हम कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जहाँ से कि हर वर्ष एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो ये एग्रीकल्चर सेक्शन 5 है। एक बात आपको बता दें कि एग्रीकल्चर सेक्शन कुछ सरल होता है। तो यदि आपका मेंटलिटी या केमिस्ट्री वीक है तो ये आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपका केमिस्ट्री वीक भी है, उसमें कम क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसमें आप ज़्यादा स्कोर करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस का सीड रेट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 से 15 kg है। साथ में ही इसके पहले दोस्तों हाइब्रिड मैच के बारे में पूछा जा चुका है कि हाइब्रिड मैच का सीड रेट क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको ये दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी बनता जाएगा कि क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाता है। तो जैसे ये हाइब्रिड राइस पूछा है और इसके पहले हाइब्रिड मैच के बारे में पूछा जा चुका है। तो हाइब्रिड मैच का जो सीड रेट होता है वो 20 to 25 kg पर हेक्टेयर होता है। ठीक, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर होता है। तो आपको इसको नोट करके रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश की अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं। जो असिमिलेटरी पावर ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ATP एंड NADPH है। इसका थर्ड राइट आंसर है। तो यहाँ आपको एक बात हम ये बता दें कि जब BHU को अपना पेपर कठिन करना होता है, हार्ड बनाना होता है, तो वह तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्वेश्चन दे देता है ज़्यादा, और या तो ये बॉटनी पोर्शन को ज़्यादा ऐड करता है। तो यदि आप आपको अब ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको इन दोनों टॉपिक को, आपको ये दोनों चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। पहला बॉटनी और दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 153 नंबर है कि पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर अधिक समस्या हो जाती है। अधिक समस्या हो जाती है मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो जिंक की उपलब्धता है वो 7 से अधिक pH मान पर कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला बात, तो अगर pH मान 6 से कम है, अगर pH मान 6 से कम है तो कौन कौन से एलिमेंट उपलब्ध रहेंगे। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा आयरन, तीसरा मैंगनीज और चौथा जिंक। यदि pH मान 6 से कम है तो ये चार जो एलिमेंट हम आपको बताए हैं ये एलिमेंट उपलब्ध रहेंगे। ठीक, अगर यदि pH मान 6 से 6.5 या 7 है तो फास्फोरस की उपलब्धता ज़्यादा होती है। और यदि pH मान 7 से ज़्यादा है तो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी एक बार पूछा जा चुका है कि 6 से 7 पर कौन सा एलिमेंट उपलब्ध होता है, तो ये फास्फोरस है। तो ये सब आप नोट्स बनाकर रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 154, बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग मस्टर्ड इज। तो ये मस्टर्ड बोने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। ये अक्टूबर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्टूबर में बोया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ क्ले सॉइल पार्टिकल इज लेस देन। इसका 0.002 mm होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि इसमें डबल जीरो के बाद जो दशमलव है उसके डबल जीरो के बाद 2 आता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल जीरो के बाद आपको फिर 2 है, फिर mm है। और इस सारी बातों को ध्यान देना है। अगर वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो डबल जीरो है, उसके बाद mm है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 156 है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। येलो लीफ कल वायरस इन टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सारा पढ़ लेना है कि जितने भी वायरल डिजीज होते हैं उनका ट्रांसमिशन किस इंसेक्ट के द्वारा होता है।
फिर 157 क्वेश्चन नंबर है कि बीटल इज द इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर। तो जो बीटल है वो कोलिप्टोरा इसका ऑर्डर है, और ये ऑर्डर से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको टॉपिक लिख के रखना है और इसको पढ़ना आपको कि ऑर्डर यानी कि इंसेक्ट का आपको ऑर्डर पढ़ना है। ये बीटल हो गया, ग्रास हापर हो गया, इन सारे का ऑर्डर पूछा जाता है, तो ये ऑर्डर आपको पढ़ना है। एक अलग से आपको टॉपिक बनाना है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर पढ़ना है इंसेक्ट का। अगला क्वेश्चन है 158 है कि एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर एज। तो इसका जो आंसर है वो पोटेशियम है। फिर अगला क्वेश्चन है 159, द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। ठीक, ये नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। तो ये दोनों ये पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ से आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं आपको सारा इंस्टीट्यूशन पढ़ लेना है। जैसे आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, नाबार्ड है, ये सारे इंस्टीट्यूशन उनका कब स्थापना हुआ था और उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड विथ। तो ओलेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो ये वेजिटेबल से रिलेटेड है। यहीं पर फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरिकल्चर, फ्रूट से पोमोलॉजी, और पल्स तो अलग हो गए, ये आपको एग्रोनॉमी में आ जाएगा। तो ये सारा जितने भी कल्चर हैं आपको वो कल्चर पढ़ लेना है। ठीक है, जितने भी स्टडी हैं ये सारा आपको पढ़ना है। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द सेल वर्क्स एज कलेक्शन एंड डिस्पैच स्टेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट। तो ये गाल्जीवाड़ी होगा। ये भी बॉटनी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 162, द एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल इज कास्ड बाय। मतलब ये किससे होता है एंथ्रेक्स रोग? तो ये बैक्टीरिया से होता है। साथ में ही आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिल रहा है कि जितने भी एनिमल डिजीज हैं वो सारा आपको पढ़ना है। एनिमल डिजीज में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला चीज़ ये आपको पढ़ना है कि जैसे कि कोई डिजीज है वो किस एनिमल से रिलेटेड है। ठीक, दूसरा कि वो किसके कारण होता है, यानी कास्ट बाय, किसके कारण होता है। तीसरा कि उसका कुछ सिम्टम अगर है तो उस सिम्टम भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कभी कभी सिम्टम भी पूछा जाता है कि किस सिम्टम के द्वारा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है 163 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क एंगल ऑफ अ प्लाउ। मतलब कि एक प्लाउ का डिस्क एंगल कितना होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो 42 से 45 डिग्री होता है। ये डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि डिस्क एंगल क्या होता है और टिल्ट एंगल क्या होता है, तो आपको नहीं भूलेगा। ये देखिए, जो टिल्ट एंगल होता है उसका मान 15 से 25 डिग्री होता है। कितना होता है? 15 से 25 डिग्री होता है। तो आपको समझना कैसे है, पहले ये आपका हो गया, सॉरी, पहले ये तो आपका हो जाएगा प्लाउ, डिस्क प्लाउ होगा, यहाँ पर एक हो जाएगा और ये आप ऐसे बना लीजिए। तो जो आपका ये वाला एंगल होता है ये आपका डिस्क एंगल होता है, और जो इसके और इसके बीच बनता है ये टिल्ट एंगल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्क एंगल होता है वो बड़ा होता है और जो टिल्ट एंगल होता है वो छोटा होता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि टिल्ट एंगल जो होता है वो 15 से 25 डिग्री होता है, और जो डिस्क एंगल होता है वो 42 से 45 डिग्री होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यूरिया के लगातार प्रयोग से? तो मिट्टी आपकी एसिडिक हो जाएगी। तो आपको यूरिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। ठीक, अब इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए, पहला कि जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होंगे, जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होंगे, जैसे कि जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इनका आप यदि ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका जो मिट्टी होगा वो क्षारी होगा। ठीक, जो आपका मिट्टी होगा वो क्षारी होगा। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, वो सारे एसिडिक इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो एसिडिक इफेक्ट करेंगे।
और जो कैन है CAN, जिसे हम किसान खाद भी कहते हैं, ये न्यूट्रल होता है। और जो आपका यूरिया होता है ये एसिडिक प्रभाव करता है। तो ये आपका ये तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रेट वाले आपका बेसिक, और जितने अमोनिकल हैं वो एसिडिक, और इस जो कैन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये न्यूट्रल, और यूरिया एसिडिक। इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। ये येलो कलर इन टर्मेरिक इज काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो येलो कलर होता है हल्दी में वो किसके कारण होता है, तो ये कुर्कुमिन के कारण होता है। तो यहाँ से भी आपको एक टॉपिक मिल रहा है कि जितने भी के कारण हैं ये आपको पढ़ लेना है, ठीक। जितने भी के कारण हैं इनको आपको पढ़ लेना है। जितना भी के कारण रहेगा कि इसका पीला रंग, उसका हरा रंग, लाल रंग, ये जितने भी कारण हैं वो आपको पढ़ के रखना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 166, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, तो इंटरक्रॉपिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर है। इट इज ग्रोइंग अप 2 और मोर क्रॉप्स इन डिफाइंड रो पैटर्न्स। यहीं पर आपको एक वर्ड मिलेगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के साथ एक आपको वर्ड मिलता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या होता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इंटरक्रॉपिंग में एक हम सर्टन क्रॉपिंग पैटर्न हम फॉलो करते हैं, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई क्रॉपिंग पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं। और इसके बहुत से अंतर हैं, जैसे कि जो इंटर क्रॉपिंग होता है उसको हम सीड को पहले मिक्स नहीं करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में सीड को पहले मिक्स करते हैं और वैसे ही छींट देते हैं, और उसमें एक निश्चित रो में लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हीट के केस में कि व्हीट और जो मस्टर्ड होता है उसमें 9:1 होता है, यानी कि आपका 9 रो व्हीट का है तो 1 रो आपका मस्टर्ड को होगा, ठीक। तो एक निश्चित हम रो फॉलो करते हैं, इसमें सर्टन पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें कोई सर्टन पैटर्न फॉलो हम नहीं करते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 167, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड आम कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर रत्ना है। और जितने भी ये हाइब्रिड हैं आम के जितने भी हैं उसको आपको पढ़ लेना है। साथ में उसको आपको क्या पढ़ना है, क्रम पढ़ना है, उसका आर्डर किया। यदि उसका अगर मेल पार्ट और फीमेल, उसका जो मेल और फीमेल हम यूज करते हैं, जैसे इसमें आपका नीलम फीमेल के रूप में यूज किया गया है, अल्फांसो मेल के रूप में किया गया है। यदि आप इसका उल्टा कर देंगे, अल्फांजो को फीमेल कर देंगे और नीलम को मेल कर देंगे तो दूसरा बनेगा। तो आपको क्रम भी याद रखना है, ठीक ना। क्रम भी याद रखना है और साथ में वो भी याद रखना है कि उससे क्या बनता है, ठीक। और सबसे मीठी किस्म, सबसे बिना बीज वाली किस्म, ये आम की जितने भी किस्म हैं, वैरायटी हैं, और जितने भी उसके वैरायटी वगैरह हैं ये आम के, वो सारा आपको याद रखना है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है वाइट बर्ड इन मेज इज काज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, तो जो वाइट बर्ड होता है मेज में वो किसके कारण से होता है, तो वो जिंक के कारण से होता है। और यहीं जिंक की कमी से पैडी में कौन सा डिजीज होता है, तो खैरा डिजीज होता है। खैरा डिजीज की खोज किसने किया था, वायल लेने ने किया था। कहाँ किया था, पंतनगर में किया था। तो ये सारा चीज़ पूछा गया है, तो आप इसको लिख कर रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूरिया हो जाएगा। राइट आंसर यूरिया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपका पैरासाइट से है। पैरासाइट से इसका ये 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 171, मांस व या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ पशु जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को क्या कहते हैं, तो ग्रेजिंग लाइव स्टॉक सच एज कैटल और शिप फॉर मीट और वूल इज नोन एज, तो इसको रैंचिंग बोला जाता है, ठीक। यह एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन है। वाइट रस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ, वाइट रस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ, तो ये किसका है, मस्टर्ड का है। देखिए अब अगर यहीं पर येलो, ब्लैक एंड ब्राउन रस्ट किससे रिलेटेड होता है, व्हीट से रिलेटेड होता है। दूसरा बात, जितने भी आपको रस्ट मिलेंगे, क्या जितने भी आपको रस्ट मिलते हैं वो सारे डिजीज फंगल यानी कि फंगस से होंगे, फफूंद से होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 173, बोटेनिकली पाइनएप्पल इजा, तो ये क्या होता है, सोरोसिस होता है। जो पाइनएप्पल होता है वो
सोरोसिस होता है। ठीक, अब आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि जो पाइनएप्पल होता है वो कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए कि ये पाइनएप्पल है, इसमें कुछ इस तरह का इस स्ट्रक्चर होता है, आप देखे होंगे कुछ उबड़ खाबड़ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो जिसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, सोरोसिस। तो जैसे कि कटहल है, जैक फ्रूट है, उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, तो उसका भी टाइप ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा, सोरोसिस हो जाएगा। एक और है जैसे कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरी है, शहतूत, शहतूत का भी इसी तरह स्ट्रक्चर होता है, तो उसका भी सोरोसिस होगा। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 174, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन बिफोलेज ऑफ हाउ मैनी डेज। तो गेस्टेशन पीरियड बिफोले में कितना होता है, तो ये होता है 310 दिन होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबका गेस्टेशन पीरियड आपका याद रखना है, जितने भी कैटल 5-6 कैटल आपको पढ़ने होते हैं, 5-6 कैटल का आपका गेस्टेशन पीरियड ये याद रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पायरेशन इज इनहिबिटेड बाय। तो किसके द्वारा इनहिबिटेड बाय होता है, तो ये CMU DCMU है। ये भी बॉटनी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द परसेंट ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन व्हीट ग्रेन्स इज। तो कितना होता है, 9 से 13 होता है। एक्चुअल में ये 8 से 11 होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ये 9 से 13 भी यहाँ पर सही है। और साथ में ही यहीं पर राइस की अगर हम बात करें तो राइस का 6 से 7% होता है, तो राइस का भी आपको यहाँ साथ में लिख के रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो जो राजमा है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। और इसमें कई लोग कंट्रोवर्शियल करते हैं, तो ये समझना है कि ये पल्स क्रॉप है, इसलिए नाइट्रोजन को बढ़ाती है, इसलिए कई लोग वो किए थे। तो ये जो अभी ऑप्शनल आंसर आया था उसमें भी राजमा ही आंसर माना जाता है। कई लोग इसमें राइस मार के आते हैं, तो राइस इसका आंसर नहीं होगा, राजमा ही होगा। तो अगर ये दोबारा भी आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर दोबारा भी आता है तो आपको राजमा ही मानना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो रेंज होता है -1 to +1 होता है। ठीक, जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड किए थे ये क्वेश्चन उसमें डाले थे, तो -1 to +1 होता है। वहीं पर अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो वो +∞ से -∞ तक होता है। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात आए तो आपको थर्ड बार लगाना है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 to +1 होता है। 179 क्वेश्चन पोषण अन्ना इज द वैरायटी ऑफ पपाया। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये हरदम ही आता रहता है। तो ये पोषण अन्ना पपाया की वैरायटी है। ठीक, और ये क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका ये ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक ना, उसका पपाया का। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सा क्रॉप यूज किया जाता है, तो ये सेसवेनिया ढैंचा किया जाता है। और सेसवेनिया के स्थान पर कभी कभी सनहेम्प भी दिया जाता है। तो दोनों ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हैं, तो दोनों को याद रखना है कि ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सल्फर। तो आपको क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं 16, 17, 18 जो भी आप पढ़े होंगे, तो आपको जितने भी एलिमेंट है तो उनमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले कि ये पढ़ना है कि वो किस कैटेगरी में आता है, कि प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में, माइक्रो में, मैक्रो में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे कि उसका काम क्या होता है। हर एक एलिमेंट का कुछ न कुछ काम होता है, जो आपको मेनली स्पेशल वर्क पढ़ना है। जैसे कि जो नाइट्रोजन है ग्रोथ एंड डेवलप के लिए होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है। जो फास्फोरस होता है रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। जो पोटास होता है वो रेजिस्टेंट पैदा करता है डिजीज और इंसेक्ट के प्रति। तो ऐसा आपको मेन स्पेशल वर्क पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इनकी जो कमी होती है, डिफिशेंसी होती है, किस पार्ट में दिखता है वो पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है कि उस कमी का लक्षण क्या होता है, थोड़ा सा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो दूर करने में कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ही पूछा जाता है। जैसे जिंक के लिए तो जिंक फास्फेट की यूज करते हैं हम लोग, सॉरी जिंक सल्फेट का यूज करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। बोरान का यूज करते हैं, बोरान के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं जिसमें 11% बोरान होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस एलिमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक, फिर है 182 क्वेश्चन फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल
द फार्मर कैन अप्लाई, द फार्मर क्या अप्लाई कर सकता है, जिप्सम अप्लाई करता है। ठीक, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एच फ्लोर के द्वारा दिया गया था। ठीक, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस एच फ्लोर के द्वारा दिया गया था, और प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन के द्वारा दिया गया था। तो आपको इसको भी लिख के रखना है, प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक, फिर है डस्ट टेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग, मतलब किसके टेस्टिंग के लिए यूज होता है, तो ये क्रॉप वेराइटीज़ की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। वहीं पर एलिसा टेस्ट होता है, जैसे एड्स के परीक्षण के लिए होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि ओपन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, यानी किस फसल में पर परागण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर परागण का दूसरा नाम ओपन पॉलिनेशन भी है, तो ये मेज में होता है। और इमेज में ओपन पॉलिनेशन या पर परागण का कारण क्या है, प्रोटोएंड्रस, क्या है, प्रोटोएंड्रस। वहीं पर पर्ल मिलेट या बाजरा की बात करें तो उसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन का कारण प्रोटोगाइनी है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। यहीं पर आपको नाबार्ड का याद रखना है और आरबीआई के बारे में पढ़ना है। ठीक, नाबार्ड और आरबीआई के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, लाइट सॉइल के लिए सुटेबल क्या है, तो ये ग्राउंड नट, ये लाइट सॉइल के लिए सुटेबल हैं। तो आपको लाइट सॉइल और हैवी सॉइल के लिए कौन कौन से क्रॉप सुटेबल है, इसको पढ़ के रखना है। ठीक, द फॉर्म ऑफ फास्फोरस इन डीएपी इज, तो ये फास्फेट के रूप में होता है, डायमोनियम फास्फेट उसको बोलते भी हैं। फिर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन, तो ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए खैरा रोग आ ही गया। खैरा डिजीज इन राइस इज कास्ड बाई, ये जिंक की डिफिशेंसी से होता है। इसकी खोज बायल लेने ने किया था, पंतनगर में किया था। ठीक, और इसको हटाने के लिए हम लोग जिंक सल्फेट देते हैं, ZnSO4 देते हैं, और ये 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करते हैं। ये 91 है द फूड प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो ये फ्लोएम के द्वारा मतलब कि डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है। वहीं पर अगर पूछता है कि न्यूट्रिशन एंड वाटर किससे ट्रांसमिट होता है, तो जाइलम से। आपको याद रहे ऐसे रखना है कि जल जाइलम से और फल फ्लोएम से। फल मतलब जो खाना बनेगा वो फल, तो वो फ्लोएम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में सहायक है, तो ये एथिलीन है, और यदि इसके स्थान पर CaC2 आता है तो वो भी आपको लगा देना है। फिर गोल्डन राइस इज नॉन फॉर, तो गोल्डन राइस इज नॉन फॉर व्हाट, तो ये विटामिन ए इसमें ज़्यादा पाया जाता है, और इसीलिए गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए जाना जाता है। कमेंट में आपको बताना है कि गोल्डन राइस की खोज किसने की थी। ठीक ना, तो यहाँ पर 3 बात हैं, तो तीनों को आपको कमेंट में बताना है। ठीक, पहला कि हाइब्रिड राइस की खोज किसने की था, दूसरा सुपर राइस की खोज किसने किया था, और तीसरा गोल्डन राइस को खोज किसने किया था। ठीक, ये तीनों को बताना है आपको। ठीक, गोल्डन राइस, सुपर राइस और हाइब्रिड राइस। म्यूटेशन इज जनरली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिसेसिव एंड हार्मफुल होता है। ठीक ना, म्यूटेशन कैसा होता है, रिसेसिव एंड हार्मफुल होता है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। 195 है ब्राउनिंग सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, तो ये उस किस डिफिशेंसी के कारण होता है, तो बोरान की कमी के कारण होता है। वहीं पर यही कॉलीफ्लावर में एक डिजीज होता है विप्टेल डिजीज, वो किसकी कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो विप्टेल डिजीज होता है कॉलीफ्लावर में, वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। कभी कभी उसमें अधिकता भी रहता है, तो आपको ध्यान देना है कि वो कमी से होता है ना। दोनों ऑप्शन आ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान देना है कि वो कमी से होता है। 96 है टिड्डा जो होता है ग्रास हापर किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, ग्रास हापर आर्थोपेरा ये बिलोंग करता है। तो आपको ऑर्डर पढ़ लेना है। ठीक ना, कुछ के पढ़ के आपको रखना है, जैसे बीटल है, ग्रास हापर है, आपको वाइट फ्लाई वगैरह है, तितली वगैरह है, तो इनके कुछ ऑर्डर पढ़ के रखना है। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ATP इज नेट गेन ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 हो जाएगा, 12, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर है कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन देन इट्स साइज। तो ये इंक्रीज होता है। ठीक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोशिका को डालने पर उसका आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि सोल्यूशन से वाटर जो होता है वो अंदर जाने लगता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि येलोइश कलर इन काउ मिल्क इज ड्यू टू। तो ये कैरोटीन के कारण होता है। और जो फिर लास्ट क्वेश्चन है, एसआरआई कल्टीवेशन इज कंसर्न विथ। तो ये धान से रिलेटेड है। ठीक। अब ये आपको ये राइस से रिलेटेड जितने भी मेथड हैं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वो सारे याद रखना है। जैसे डिपोग मेथड है, ये सारे मेथड हो गया। और व्हीट में जैसे डिबलिंग वगैरह हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि डिपोग मेथड में कितने दिन में वो तैयार हो जाता है, तो वो 12 दिन में तैयार हो जाता है। और जैसे एसआरआई मेथड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको पहला चीज़ तो आपको सलूशन उसका आंसर पढ़ना ही है, साथ में आपको उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो रिपीट होते हैं और दूसरा उसी के आसपास पूछे जाते हैं। तो आपकी इस तरह जो एक जो मेमोरी होगा, यानी कि जो आप पढ़े रहेंगे वो स्ट्रांग होगा। दूसरा कि आपको जो क्वेश्चन आसपास बनता है वो आपको बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।